नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इस क्लास में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर जो हमारी सीरीज चलती है उसे शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमारी हिंदी खत्म हो चुकी है, जो सुबह 9 बजे होती थी, हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। चलिए अभी शुरू करते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, बताइए कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है। गुणवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक या प्रेरणार्थक, बताइए कौन सा है। तो आपका है भाववाचक। कौन सा होगा मनुष्यता? मनुष्यता होगा भाववाचक। मनुष्य की एक जाति होती है जो जातिवाचक होगा। मनुष्य से बना है मनुष्यता। मनुष्य शब्द है, यह कैसा शब्द है? यह एक जातिवाचक शब्द है। कैसा है? जातिवाचक शब्द है। कैसा है? जातिवाचक शब्द है। जातिवाचक हुआ ना मनुष्य और मनुष्य से बना मनुष्यता। क्या बना आपका? मनुष्यता। मनुष्य से बना मनुष्यता। क्या बना? मनुष्यता बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अगर संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं हम। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आपके जातिवाचक, अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5। जब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और आपका द्रव्यवाचक। तो कितने प्रकार हो गए संज्ञा के? संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे इंद्रजीत कहेंगे, इंद्र कहेंगे, जितेंद्र कहेंगे या इंद्रपति कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर दीजिए आप लोग कि आंसर क्या हो जाएगा। आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों हमारी सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास होती थी। अभी कुछ दिन से 2 या 3 दिन से मैंने उसे रोक दिया है, क्योंकि वो टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं पूरे हिंदी के और हमारी बहुत सारी क्लास उसमें हो चुकी है। 2 टॉपिक हमारे उसमें बचे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2 टॉपिक उसमें बचे हुए हैं। 2 टॉपिक कौन कौन से बचे हैं? 2 टॉपिक, एक तो आपका अलंकार बचा हुआ है, अलंकार, और एक बचा हुआ है छंद। ये दोनों टॉपिक मैं आपको कराना चाहता हूँ पीडीएफ के द्वारा। किससे? पीडीएफ से, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता पाऊंगा और मैं जल्दी से इसे ख़त्म करवा पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। नहीं तो जो काम हम 4 क्लास में करेंगे वो 1 क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा हमारा, और आराम से समझा के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो अलंकार के और छंद की हम क्लास लेंगे अभी थोड़े दिन के बाद, और सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती थी। अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं ली है और किसी को लेनी है तो क्लास लीजिए। आप लोग क्लास लीजिए वहाँ से, प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिल जाएगी, पहली से लेकर और लास्ट तक आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अभी हम टॉपिक पर आते हैं। अपना टॉपिक क्या कहता है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जितेंद्रिय। क्या कहेंगे? उसे जितेंद्रिय। इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं, जबकि इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहेंगे? उसे जितेंद्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोध चिन्ह है, बताइए। से, जब हमें से विभक्ति से अलगाव अर्थात दूरी का बोध होता है, किसी से बिछड़ने का बोध होता है, तो वहाँ पर किस कारक चिन्ह का, किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, क्या हो गया? को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में। क्या हो गया? अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अधिकरण में और
पर, क्या हो गया, में और पर। अब आप लोग देख सकते हो कि से अलगाव की विभक्ति हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो अपदान से, अलग होने के अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सबको बता दिया है, संप्रदान जब आपको किसी के लिए काम करने की अनुभूति हो, किसी दूसरे के लिए कुछ, किसी दूसरे को कुछ देते हैं या फिर किसी के लिए काम करने की अनुभूति होती है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका संप्रदान, ठीक है ना, अधिकरण में और पर, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सब कुछ ही आपको बता दिया है। तन, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तन टूट गया है। मैंने कहा है जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, और वाक्य में जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तन का, तो क्या होगा, तन टूट गया। तो क्या हो गया आपका, वाक्य प्रयोग करके देखिए तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उभयलिंग और नपुंसकलिंग ये हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते। हिंदी में दो ही लिंग और दो ही वचन होते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, कौन कौन से, आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। हिंदी में तीन लिंग, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं और तीन ही वचन होते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं आप। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, बताइए। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बताइए, इसका आंसर दीजिए। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर मैं 6 की बात करता हूं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका पुरुषवाचक, कौन सा होगा आपका, पुरुषवाचक। दूसरा होगा आपका निश्चयवाचक, क्या होगा, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। कितने हो गए ये 6 प्रकार हो जाते हैं आपके, किसके, 6 प्रकार हो जाते हैं आपके सर्वनाम के। इसमें पूछा है उत्तम पुरुष, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता स्वयं की बात करता है, मैं और हम का प्रयोग करता है। इसमें आपका तू या आप का प्रयोग करेगा, तुम या आप का प्रयोग करेगा, या तू का प्रयोग करेगा। अन्य पुरुष में ये, वे, यह, वह, इन सभी का प्रयोग करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो उत्तम पुरुष किसका एक भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है, किसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। कंचन एक कृशाग्नि युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। आपको इस वाक्य में अशुद्धि का चयन करना है, तो चलिए अशुद्धि का चयन कीजिए। आपका शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, इसमें वर्तनीगत संबंधी अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है, या शब्द निर्माण की अशुद्धि है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, शब्द चयन संबंधी इसमें अशुद्धि है। क्या है इसमें, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न में से, अब दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आपको दिखाई दे जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण होता है। देखिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं आप लोग जान लीजिए। अनौपचारिक पत्र उन्हें कहते हैं जब अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को, किसी रिश्तेदारों को, ठीक है, किसी रिश्तेदारों को, अगर बात करूं अपने दोस्त को, अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं। वे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्त को, अपने जानकार को लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब देखिए इसके आंसर पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, या फिर बहन के विवाह के लिए, इसे क्या बोलेंगे, बहन,
बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए गए प्रार्थना पत्र। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा था वे सभी पत्र जो हम अपने मित्रों को, बहन को, अपने भाई को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। हिंदी भाषा में स्वर ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? बताइए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 11, 4, 7, 2। बताइए इनमें से ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। देखिए ये सभी पेपर किसी ना UPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये बस हाथ से टाइप कराया गया है क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे पेपर ना लगाकर टाइप कराया गया है ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। ये UPSSC में आए हुए क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। 11, 4, 7 या 2। बताइए क्या होगा? देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मूल रूप से अगर मैं बात करता हूँ कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए, ई, ऊ और री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। तो कितने हो गए? 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन की। जिन सामाजिक शब्दों से पहला पद, जिन सामासिक शब्दों में, ये सामासिक होगा, सामाजिक नहीं होगा, ये सामासिक होगा। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्यावाचक हो, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्यावाचक हो और व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं, बहुत अच्छे से। सुबह 9 बजे वाली क्लास में मैंने ये बहुत अच्छे से आपको कराया और आपको समझाया भी है कि कैसे कैसे ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा है जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, अवयवी भाव। देखिए इसमें तो कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ना पहला ना दूसरा, ठीक है, कोई तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है। बहुब्रीहि की बात करूँ तो पहला पद अव्यय होगा। क्या होगा? पहला पद अव्यय होगा, पहला पद अव्यय होगा। द्विगु, अगर द्वंद्व की बात करूँ तो दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द्विगु, जिसका नाम ही द्विगु है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका पहला पद संख्यावाचक होगा, पहला पद संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सुहावना, लिखाई व छिलाई में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग होते हैं शब्द की शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो देखिए अवना, खाई या, तना, आई या, आवना, ई या, विना, आई या, क्या होगा? देखिए अगर बात करूँ लिखाई की तो इसमें हो जाएगा आपका आई प्रत्यय, छिलाई ईया प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल्या। और सुहावना में आवना प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवना। क्या हो जाएगा? आवना। ये किस में है? ये किसी में नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गलत दिया है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका आवना प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुहावना प्रत्यय हो जाएगा। तो ये गलत दिया है, तो ये हो जाएगी आपके इसमें प्रत्यय। क्या हो जाएंगे? ये प्रत्यय इसमें हो जाएंगे। ये सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, मैं काट देता हूँ हर किसी को, ठीक है। ये हो जाएंगे इसमें प्रत्यय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए। तत्सम, माँ, मछली, केला, अमूल्य। बताइए। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं, जिन्होंने अपना रूप को परिवर्तित नहीं किया। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आए हैं लेकिन अपना रूप परिवर्तित हिंदी में कर दिया है उन्होंने, ठीक है। माँ, मछली, केला, अमूल्य। अगर मैं बात करूँ तो तत्सम शब्द की कुछ पहचान सी होती है, जिन्हें बोलने में हमें संघर्ष करना पड़े, वे सभी तत्सम शब्द होते हैं,
ठीक है ना, जिन्हें बोलने में हमारी थोड़ी सी दिक्कत हो अन्य किसी शब्द के मुकाबले। जैसे माँ आराम से बोल सकते हैं, मछली, केला, लेकिन अमूल्य, अमूल्य तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तत्सम शब्द हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत भाषा में से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वाक्य कहलाते हैं। बताइए, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम, आपका तद्भव, अर्ध तत्सम या देशज। तो क्या अभी मैंने आपको बताया है क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न विकसित हुए उसे क्या कहलाते हैं? तत्सम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। बताइए, इसमें से आपको उस शब्द का चयन करना है जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, आंसू, प्राण, प्रत्येक। मैंने कहा है सदा एक वचन में इसका प्रयोग होता है, सदा एक वचन में। उसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, बहुवचन में कभी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए कक्षा, आंसू, कक्षा का कक्षा हो सकता है, आंसू गिर गए होता है, ना कि आंसू गिर गया होता है। तो बहुवचन में प्रयोग करते हैं प्राण। प्राण का प्रयोग हम हमेशा कैसे करते हैं? बहुवचन में। प्राण निकल गए। लेकिन प्रत्येक, प्रत्येक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जिसका प्रयोग सदा बहुवचन में एक वचन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है? ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको थ्योरी क्लास लेनी होगी। पहले जाइए आप लोग थ्योरी क्लास लीजिए अच्छे से। अगर आप लोग थ्योरी क्लास लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आप लोग समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग थ्योरी क्लास ले और थ्योरी क्लास लो जाके, और ताकि आपको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो हो जाता है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर? मैं बता देता हूँ, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। मैंने बता दिया, ठीक है ना। दो प्रकार से होता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो दो प्रकार से वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साथ क्या हो आपका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए। ए ऑप्शन है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े हो। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो ऑप्शन नंबर सी, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य, ये होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है? ये मिश्र वाक्य होता है, ठीक है ना। एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, ये संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। क्या होता है? आपका सरल वाक्य होता है। कैसा? सरल वाक्य होता है। वित्त प्लस जाल में, वित्त प्लस जाल में कौन सी संधि है? बताइए। मैंने संधि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है और आपको पता भी होगा कि संधि कितने धीरे धीरे मैंने क्लियर कराई थी आपको। बहुत धीरे धीरे मैंने आपको संधि क्लियर कराई थी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। बताइए इसमें कौन सी संधि है? वित्त प्लस जाल में कौन सी संधि है? देखिए पहले इसका संधि विच्छेद करना सीखते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है? वित्त, इसका संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है विपत्त प्लस जाल। नियम कहता है कि यदि किसी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हलंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे हलंत होना चाहिए इसके नीचे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। यहाँ पे ये हलंत होना चाहिए, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। वित्त प्लस जाल ये लगा होगा यहाँ पे, जरूर हलंत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब मैंने कहा था कि किसी वर्ड शब्द के नीचे बाद में हलंत हो, और तय संबंधी नियम कहता था कि हलंत होने पर तय का मेल यदि जय से हो जाता है तो तय का क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तय का आधा जय हो जाएगा। तो विप प्लस ज्वाल, विप ज्वाल, विप जला, ये यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ना होकर यहाँ पे ही होगा। ठीक है, तो विप जल, विप जाल, विप जाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका? तय संबंधी नियम व्यंजन संधि में ही पूछे गए हैं।
दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है बताइए। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? देखिए दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुरी, दुर या दुस। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा दुर। क्या हो जाएगा? दुर। दुर प्लस आत्मा में ही टूट जाएगा तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा आपका दुर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हलंत नीचे होना ही चाहिए। तो दुरात्मा में कौन सा हो जाएगा? दुर प्लस आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुरात्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सतुबे का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य का परिणाम वाचक क्रिया है? बताइए इसमें किस वाक्य में परिणाम वाचक क्रिया का प्रयोग किया गया है? परिणामवाचक क्रिया, देखिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखिए परिणामवाचक वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम नाप तोल नहीं सकते लेकिन जिन्हें हम गिन नहीं सकते नाप तोल सकते हैं, उसे वे कहीं में आते हैं आपकी, वे सभी किस में आती है? आपकी परिणामवाचक में। अब देखिए यह लड़की बहुत सुंदर है। सुंदर होना उसका गुण है। क्या है? सुंदर होना उसका गुण है। तो ये आपका गुण हो जाएगा। मैदान हरा भरा है। कैसा है? मैदान की विशेषता है, गुण है उसका हरा भरा है। तुम अच्छे खिलाड़ी हो। कैसे खिलाड़ी हो? अच्छे खिलाड़ी हो। कैसे? अच्छे, ये भी गुण है उसका। लेकिन देखिए इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ओले पड़े, कितने पड़े? बहुत पड़े। कितने पड़े? बहुत। ओलों को हम गिनते नहीं है, नाप तोलते हैं। और ओलों की विशेषता क्या है कि कितने पड़े? बहुत पड़े। तो क्रिया की विशेषता बताता है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वीं की बात करते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? बताइए वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक के 3 प्रकार थे। किसके 3 प्रकार? एक तो था आपका उत्तम पुरुष। क्या था? आपका उत्तम पुरुष। दूसरा था आपका मध्यम पुरुष और तीसरा था आपका अन्य पुरुष। क्या था? आपका अन्य पुरुष। क्या था? अन्य पुरुष। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा और उसमें भी आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब वक्ता किसी श्रोता से किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है। 20वें क्वेश्चन क्या कहता है? नलिनी, कौरव, चंद्रप्रिया में पर्यायवाची शब्द है। बताइए किसके पर्यायवाची शब्द है ये? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी या कुमुदकला। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, कुमुदनी। कौन सा हो जाएगा? कुमुदनी हो जाएगा। किसके पर्यायवाची शब्द है? कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द है। 21 की बात करते हैं। युग्म, यदा कदा में सही अर्थ युग्म का चयन करना है आपको। यदा कदा में सही युग्म का चयन करना है। यदा और कदा में जब या कब इनके अर्थ बताने हैं। जब जब, कब जब कब या कब जब। देखिए यदा कदा का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, जब कब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब कब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब कब हो जाएगा। 22 की बात करता हूं तो ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया था कि ऐसी वे मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो हम करते हैं लेकिन ना इन्हें स्वर में रखते हैं ना इन्हें व्यंजन में रखते हैं। इन्हें आगत या अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें अयोगवाह। इन्हें इसलिए स्वर में रखा जाता है क्योंकि ये व्यवहार स्वर की तरह ही करती है। इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में ही रखा गया है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो मात्राओं का प्रयोग तो किया जाता है लेकिन ये स्वर में नहीं रखा जाता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्या? अंग और ए। क्या हो जाएगा? अंग और ए हो जाएगा। अब देखते हैं संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा आपका?
तत्सम, विदेशी, देशज या अर्ध तत्सम। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा बताइए। मैंने कहा था जब कोई शब्द संस्कृत से हिंदी में आता है तो वो रूप बदल जाता है, तो हो जाता है तद्भव, लेकिन जब रूप नहीं बदलता तो हो जाता है तत्सम। क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। लेकिन एक बात और मैंने बताई है बीच में, जब कोई शब्द तत्सम से चला, किससे चला? तत्सम से चला। क्या हो गया? जब कोई शब्द तत्सम से चला और उसे पहुंचना कहां पर है? तद्भव तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? तद्भव तक। तो यहां पर एक स्टॉप आया होगा, मतलब यहां से कुछ समय के लिए वो भटका होगा। ये रूप क्या कहलाता है? ये कहलाता है अर्ध तत्सम। क्या कहलाता है? अर्ध तत्सम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्ध तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध तत्सम हो जाएगा। अब बात करते हैं 24वें नंबर की क्वेश्चन की। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं किस तरह का वाक्य है? बताइए, यह किस तरह का वाक्य है? बताइए कि यह किस तरह का वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्न वाक्य। देखिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा आपका? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। दोस्तों, आज की पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे, तो ये आपके सामने है, पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, सुबह 6 बजे मैडम क्लास लेती है करंट अफेयर की, बहुत अच्छे से मैडम पढ़ा रही है। एक बार आप आइए, देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, पर कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। आपके रिव्यू से ही हमें पता चलता है कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे और धन्यवाद दोस्तों। और सुबह 9 बजे जो हमारी हिंदी क्लास होती थी, अभी कुछ दिन तक मैं उसे बंद रखूँगा। उसके पीछे का कारण है क्योंकि मैंने हिंदी को 2 बार कंप्लीट करा लिया, एक बार वाइट बोर्ड से और एक बार इस वाले बोर्ड से। मैंने हिंदी को 2 बार कंप्लीट करा लिया। अगर किसी बच्चे को हिंदी पढ़नी है तो वो अभी वहाँ से पढ़ ले। अभी कोई एग्ज़ाम भी नज़दीक नहीं है कि मैं हिंदी अभी से कराऊँ, थोड़े दिन के बाद कराऊँगा। अभी हिंदी को बंद रखूँगा, सोच रहा हूँ कि मैं CET जी की क्लास लेके आऊँ या जो भी अच्छा होगा। अभी के लिए आप लोग, मैं क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, डेली आपकी क्लास होगी। शायद बीच में मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो मैं नहीं कहता कि क्योंकि मुझे कहीं काम भी है, लेकिन नहीं तो डेली होगी आपकी क्वेश्चन की सीरीज होगी जो आपको रोज़ डेली अच्छे से लगानी है। तो देखते हैं दोस्तों आप लोग कितना प्यार देते हो। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।